देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही पब्लिक के मंच के जरिए सीधे अपने घरों से जुड़ के बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि पब्लिक के मंच में आज कौन कौन से साथी जुड़ेंगे। डॉक्टर कुलभूषण मल्होत्रा जम्मू से जुड़ेंगे, संजय सिंह वाराणसी से जुड़ेंगे, विशाल बघेल जबलपुर से जुड़ेंगे, दिनेश शर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस विषय को बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बहस का मुद्दा आज बेहद अहम है और भारत के गुरूर यानी जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। जम्मू और कश्मीर को एक बार फिर से सर्दियों में दहलाने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है कोशिश, इसी से बहस का मुद्दा हमारा जुड़ा हुआ है। आइए ग्राफिक के जरिए देखते हैं दर्शकों ने किस विषय को बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। बहस का मुद्दा जो है वो आज हमारा जुड़ा हुआ है कश्मीर की सुरक्षा से। कश्मीर में कुछ पाकिस्तान परस्त लोग और कश्मीर में कुछ आस्तीन के सांप मिलकर घाटी को दहलाना चाहते हैं। 370 और 35A के हटाए जाने के बाद जो हालात सुधर रहे थे उस हालात को वो फिर से एक बार बिगाड़ना चाहते हैं। कश्मीर की आबो हवा को खराब करना चाहते हैं। कौन है वो लोग, उनका पर्दाफाश होगा। एक एक करके हम आपको सुनाएंगे कि एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर किस तरह की बातें हुई है कुछ कश्मीर के लोगों के बीच, कुछ पाकिस्तान परस्त डायस्पोरा के बीच और जिसमें कुछ देशभक्त लोग भी शामिल थे। उन्हीं पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये पूरा मामला। ब्रूट बिफोर आर्टिकल 370-35 को रिवोक, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वापस आ जाओ, औकात में आ जाओ। जी हाँ, संतरा, सेब और जहर फैलाने के लिए तोहफे बांटने की बात भारत विरोधी साजिशकर्ताओं के बीच कुछ यूं हो रही है मानो जैसे किसी नए युद्ध या आतंकी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा हो। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सेब, संतरों और जहर से भरे तोहफों को भारतीयों को देने की बात हो रही है। मैं मान लीजिए एक दूसरा अकाउंट से उस ग्रुप में गई और मैंने देखा ये पूरा एक कंस्पिरेसी खुल के सामने आ रहा था कि कश्मीर में इन सर्दियों में कैसे आतंक फैलाए। ये लोग नफरत भरी जुबान से भारतीय सुरक्षा बलों और भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की महासाजिश रच रही हैं। जाहिर है बिना पाकिस्तान की मदद के इनके नापाक मंसूबे अधूरे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरफेयर अडॉप्ट करते रहते हैं। अभी ये है हाइब्रिड वॉरफेयर, इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। इनके बातचीत से खुलासा होता है कि घाटी के नेताओं को भी भारत के खिलाफ मुहिम चलाने में कैसे शामिल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ तक कि विदेशी मुद्रा में डील पर डिस्कशन हो रहा है। देश की बहस में आज हम आपको बताएंगे आखिर इनका विंटर टेरर प्लान क्या है। तो हम पूरा विंटर टेरर प्लान बताएंगे, आपको सवाल भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उसके बाद इस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर हुई, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया पर हुई इस बातचीत में जितने भी चेहरे हैं उनको भी बेनकाब किया जाएगा, उनका भी खुलासा किया जाएगा। कौन पहचाना चाह रहा है जहर बुझे संतरे, क्या है इसका मतलब, क्या है इन सीक्रेट कोड्स का डिकोड, और कौन है जो ये कहते हैं कुछ भी करो, पत्थर भी फेंको, अशांति फैलाओ, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर में कुछ तो हो ही नहीं रहा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। आरती टिक्कू सिंह पत्रकार हैं, देशभक्त हैं और ये खुद इस चैट के अंदर जो चैट हुई है उसके अंदर शामिल हुई थी एक दूसरी आइडेंटिटी लेकर, जैसा आरती ने हमें बताया। आरती बताएंगी कि कैसे उन्होंने इस साजिश का पर्दाफाश किया है। सुशील पंडित पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ है, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी पॉलिटिकल एनालिस्ट श्रीनगर से मेरे साथ हैं। वकार एच भट्टी फाउंडर मेंबर है JK स्पैम के और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और थोड़ी देर में शौकत अली साहब स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती जी की जो पार्टी है उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन आरती सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या संदर्भ है इस बातचीत का,
कौन लोग हैं, कितने आस्तीन के सांप हैं, कितने पाकिस्तानी परस्त डायस्पोरा वाले? दीपक जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए आज। दूसरी बात कि ये सारा खुलासा मैंने किया कैसे। देखिए, मई 26 को इनफैक्ट मैंने ट्विटर पे ये खुलेआम कहा था कि ट्विटर स्पेसेस जो एक नया फीचर है ट्विटर का, जिसके तहत आप वर्बली कॉन्वर्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी जगह से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कहीं पे भी आपको जो बिल्कुल चाहिए वो सिर्फ एक फ़ोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए। उसके माध्यम से आप ट्विटर स्पेसेस में पूरी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब मैंने मई में देखा कि ट्विटर स्पेसेस का जो फीचर है, कई सारे जो पाकिस्तान के सपोर्टर है, सेपरेटिस्ट जो कश्मीर के लोग हैं, कुछ, मैं नहीं कहूँगी सब, बट बहुत कुछ थोड़े लोग जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, वो ट्विटर स्पेसेस में जाके डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगा कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं देखूं कि ये बात क्या हो रही है। तो एक ग्रुप में मैंने कुछ घुसने की कोशिश की और वहाँ से मुझे निकाला गया। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम आरती टिक्कू देखा, तो सबसे बड़ी बात तो कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, विस्थापित कश्मीरी पंडित हूँ, तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल एक एनिमी की तरह मुझे देखते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे 1990 में घर से निकाला, तो ट्विटर स्पेसेस में जगह कहाँ देंगे, वो जाहिर सी बात है। दूसरी बात जब हुई, मैं ये भी जानना चाहती थी कि मैं इनसे सवाल करूं कि आप ये आतंकवादियों की तरह क्यों बात कर रहे हैं, क्यों सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं, और क्यों आप अपने ही लोगों को कश्मीर में मुसलमान के खिलाफ क्यों हुआ है, मुसलमान ही आतंकवादी बन रहा है और उनका जो विक्टिम है वो भी मुसलमान ही है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि वो क्यों अपने ही लोगों को मार रहे हैं। पहले तो कश्मीरी पंडितों को भगा दिया 1990 में, अब उसके बाद से लगातार वो कश्मीरी मुसलमानों को मार रहे हैं, और गिने चुने जो अभी हमने हाल में ही देखा 6 भी टारगेट हुए, कश्मीरी पंडित जो बच्चे खुचे हैं वो भी टारगेट हुए। तो उस दिन उन्होंने मुझे उस रूम से बाहर कर दिया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है ट्विटर स्पेसेस में। तो एक और आइडेंटिटी क्रिएट करके मुझे एक मौका मिला कि मैं ये जो ट्विटर स्पेस इनका चल रहा था 2 दिन पहले, उसमें मैं घुस गई दूसरी आइडेंटिटी से, और वहाँ पे मैंने ये सारी कॉन्वर्सेशन सुनी और मैंने रिकॉर्ड की कि आखिर ये क्या चल रहा था। तो कंस्पिरेसी ये की जा रही थी कि भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, भारत को कैसे का खून कैसे बहाया जाए। और उसमें 2-3 चीज़ें मेरी नज़र से उभर के आई। एक तो ये था कि इन सर्दियों में सारे जो जितने भी पाकिस्तान के जो टट्टू है कश्मीर में, या जो पेड उनके सेपरेटिस्ट है, वो गली गली में सड़कों पे उतर के आए, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करे, वो राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी अटैक करे। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो राष्ट्रवादी कश्मीरी मुसलमान हैं उनको उनका मन लुभाया जाए, उनको गिफ्ट्स दिए जाए, उनको कुछ खाने की चीज़ें दिया जाए, और जिसमें वो जहर भी मिला सकते हैं, ऐसी भी बातें हुई। तीसरी बात जो कही गई कि फ़ारूक अब्दुल्ला जो है और पीडीपी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़, जब ये पावर में थे तो ये जितने भी सेपरेटिस्ट है वो कश्मीर में हो, अमेरिका में बैठे हो, कश्मीरी मुस्लिम डायस्पोरा के जो सेपरेटिस्ट है वो लंदन में हो, ये सारे भी जुड़े हुए थे इस कॉन्वर्सेशन में। तो उनका ये मानना था कि जो फ़ारूक अब्दुल्ला या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो पावर में थी कश्मीर में, उनके साथ इनका लेना देना रहा करता था। वो इसलिए क्योंकि ये उन लोगों को पैसा देते थे डॉलर्स में, यूरोज़ में, पाउंड्स में, ताकि वो आतंकियों को रिहा करवा सके कश्मीर में। जब भी कभी कार्रवाई होती थी और आतंकी पकड़े जाते थे, उसके बाद ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, अब्दुल्ला का और महबूबा मुफ्ती के इन्फ्लुएंस से उनको छुड़वा देते थे।
तो ये सारी बातों का खुलासा हुआ और मैंने पब्लिकली ओपन में ट्विटर पे जाके ये सारी बातें खोली। ठीक है। और ये दिखाना चाहती थी कि भारत सरकार को इसकी कोई भनक भी नहीं है। ठीक है, मैं सीधे सबसे पहली बातचीत सुनाता हूं। देखिए कैसे हो रहा है कश्मीर को सुलगाने का प्लान। इसके जो अहम किरदार हैं उनके बारे में भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे ग्राफिक्स के जरिए कि ये बातचीत किन किन लोगों के बीच हो रही है। और जनरल जीडी बख्शी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं पहला कन्वर्सेशन जिसका खुलासा आरती टिक्कू ने किया है। अगर वन कंटिन्यूसली छप कर बीत बलेरो पत रूद बलेरो वन पत रूद बया सान जदो अजदादन ना नेर कहें तुम तरह कत मे फिक्र। तो डॉक्टर साहब मे वन कत हर कुन गामस मज हर कुन महलस मज गि रेजिस्टेंस एक्शन गन यह गि इंडिजिनस गन वो पाकिस्तान कर कह और योर मगर तम तशर बया छप कर यीतिस कालस ना पान आसो ना कत कत करान। तो पत्थर वगैरह फेंको ये कह रहे हैं कुछ पाक परस्त डायस्पोरा के लोग और इसमें कुछ घाटी के लोग भी शामिल हैं। ये भी कह रहे हैं इस बातचीत के अंदर, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे साथ मौजूद है, कि आतंकियों का समर्थन करने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए हम बकायदा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पैसा देते रहे हैं। शौकत अली साहब देखिए ट्विटर स्पेसेस पे क्या क्या हो रहा है, क्या आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के बारे में, या ये कहे रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। बताइए क्या आप आतंकियों और अलगाववादियों के समर्थन के लिए विदेशों से इन पाक परस्त लोगों से पैसा लेते रहे? ये सारी चीजें जो होती हैं ये मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स होती हैं और ये गवर्नमेंट को इनकी अवेयर होनी चाहिए गवर्नमेंट। और अगर कहीं इसके एविडेंसेस हैं, मेयरली आप ये कह दें कि ये हमारे पास ये चीज है और किसी एक आदमी ने ये सारी चीजें कह दी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है। ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आदमी जो ये कन्वर्सेशन जो आप दिखा रहे हैं, ये अगर इस तरह की अगर कोई बात कर रहा है तो ये किसके फेवर में कह रहा है और किसके अगेंस्ट कह रहा है? ये तो मेरे भी अगेंस्ट है, ये तो आपके भी अगेंस्ट है, ये हर हिंदुस्तानी जो सिटीजन है उसके अगेंस्ट है। ऐसे आदमी का साथ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है और ना यहाँ का कोई सिटीजन देता है। गलत जो है उसको सब लोग गलत कहेंगे और सही को सब लोग सही कहते हैं। एक्सेप्शनली कोई अगर इस तरह की बात करता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है शौकत अली भाई, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आप लोग पत्थर फेंकने वालों को भटका हुआ बच्चा और ना जाने क्या क्या कह के समर्थन करते रहे। ये तो एक हकीकत है। वही बात तो इन चैट्स में दोहराई जा रही है और अलग क्या कहा जा रहा है? नहीं, ये देखिए ना, ये दो पता नहीं कितने पत्थरबाजों को छोड़ा है। हम तो नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जो आदमी पत्थर मारता है, जो नौजवान बच्चा पत्थर मारता है, उसको समझाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। अगर वो गुस्से में है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती, उसके साथ बात की जा सकती है। अब यही तो सिंपैथी हो गई ना, कन्वर्सेशन यही तो सहानुभूति हो गई पत्थरबाजों के साथ, अलगाववादियों के साथ। इसी को सिंपैथी कहते हैं, इसी को सहानुभूति कहते हैं। नहीं तो आप नहीं तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो पत्थर मारता है उसको गोली मार दो, ऐसा तो नहीं। देखिए ना, ये तो गोली मारने का किसने नहीं बोला। अगर कोई सैनिकों पर पत्थर मार रहा है तो भारतीय कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उससे बात क्यों होनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए और कानून को तय लॉस के हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। उनसे सिंपैथी थोड़ी रखी जा सकती है जो कानून को अपने हाथ में सजा नहीं दी है। नहीं चौरसिया साहब, किसको सजा नहीं दी है? ये तो जेलें भर दी आपने, पुलिस स्टेशन भर दिए। ये देखिए, इसी को तो सिंपैथी कहते हैं शौकत अली जी, इसी को सिंपैथी कहते हैं कि आप सहानुभूति रखते हैं ऐसे लोगों से जो खुद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये सिंपैथी नहीं है। ये अगर कोई बच्चा जम्मू कश्मीर का अगर कहीं पर किसी बात से नाराज है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है किसी वजह से, अगर आपके लिए तो बुरहान वानी भी पोस्ट मास्टर का बेटा था, उसके साथ आपके लिए तो बुरहान वानी भी पोस्ट मास्टर का बेटा था। अगर सरकार की पॉलिसी ये है कि सरकार मिलिटेंट्स को भी कहे कि आप गन का रास्ता छोड़ दीजिए, मेन स्ट्रीम में आ जाइए, हम आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी जो है वो हेल्प की जाएगी,
तो जो पत्थर मारने वाला उसके लिए पॉलिसी डिफरेंट कैसे हो सकती है? पत्थर मारने ठीक है, वाला ठीक है, पाकिस्तानी ठीक थोड़ा है, हिंदुस्तानी है, समझ गया कश्मीर का है। जनरल बख्शी, जो शौकत जी कह रहे हैं, क्या आप ये नहीं मानेंगे ये एक तरह से पत्थरबाजों के लिए सिंपैथी है? और जो बात हो रही है इस ट्विटर चैट स्पेस के अंदर, वो वही हो रही है कि कैसे सर्दियों के अंदर घाटी को दहलाना है, क्योंकि अभी वहां पर शांति आती जा रही है। देखिए साहब, मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहूँगा कि भारत की पूरी जिंदगानी में कभी कश्मीर की हालत इतनी खराब नहीं हुई जितनी जब महबूबा मुफ्ती को उस स्टेट का चार्ज दे दिया गया। उसने तो शरेआम वहाँ के श्रीनगर की गलियों में रोजमर्रा के दिन ISIS के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, पथरावबाजी दबा के होती थी। जब बोला कि मैडम एक्शन ले तो बोले कि साहब ये तो बच्चे हैं। अरे बड़े खतरनाक बच्चे हैं साहब। 20,000 जो पत्थरबाज थे उनको अरेस्ट किया गया, ये मैडम ने छुड़वा दिया। और उसके बाद ना सिर्फ छुड़वाया, जो पत्थर फेंके जाते थे उनको म्यूनिसिपैलिटी से चुनवा के वापस पत्थरबाजों को दिए जाते थे। इसने इतनी चैं करी घाटी के अंदर, जो सोपोर का इलाका, जो जहां वानी का इलाका था, कि इंडियन आर्मी यहाँ पीछे क्या कर रही है, उसे बॉर्डर पे होना चाहिए, बॉर्डर पे होना चाहिए। और इतनी चीख चिल्लाहट करी कि वो ट्रूप्स को उठा के बॉर्डर पे भेजना पड़ा। ठीक है। और उस समय बुरहान वानी खड़ा हुआ, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो इलाका, जो कि बड़े अच्छी तरह से नियंत्रण में लिया हुआ था। जितना नुकसान इस मैडम ने किया है, इनकी पार्टी ने किया है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का, किसी और ने नहीं किया। आज पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही? आज क्यों तिरंगा झंडा आपकी डल लेक के साथ फहरा रहा है, हर दफ्तर पे फहरा रहा है, लाल चौक में फहरा रहा है? मुझे जरा समझाइए, क्यों आज पत्थरबाजी नहीं है? टेररिस्ट इंसिडेंट्स डाउन हो रहे हैं। क्योंकि जब मैं वहां पे था 2000 से 2005 तक 5,000 आर्म टेररिस्ट वहां से थे, 60% पाकिस्तान से आए थे। आज 150 टेररिस्ट रह गया है। वो अपनी तो वो थोड़ी छवि वो दिखाना चाहते हैं, निहत्थे प्रिंसिपल, टीचर, लेडी प्रिंसिपल को मारकर, बच्चों को मारकर, वहाँ के बेचारे जो रेडी पे गोलगप्पे बेच रहा है उसको मारकर, जो मेडिकल की दुकान चला रहा है लोगों को दवाई देने के लिए उसको मारकर, वो अपनी जो है मार्शल वो जो बड़ा दिखाना चाहते हैं। वहाँ से वो चाहते थे कि इतना डराया जाए पंडितों को कि वो फिर वहाँ से एग्जोडस शुरू हो जाए। देखिए साहब, ये जितना नुकसान ये जो सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट पार्टीज ने किया है, वो तो हुर्रियत को गवर्नमेंट इन वेटिंग ट्रीट कर रही थी, और अब फिर ये मंसूबे बनाने बैठ गए ठीक है कि साहब यहाँ तो बिल्कुल शांति हो गई है, यहाँ तो सब ठप हो गया है। सेफ स्पेसेस पर इसीलिए बातचीत हो रही है कि एक बार फिर से दहला दिया जाए कश्मीर को। हम देश की बहस में एक सवाल पूछते हैं, मैं जल्दी से सवाल दोहरा देता हूं, उसके बाद शौकत जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास चलूंगा। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है कि क्या कश्मीर में शांति के लिए पाक परस्तों को बेनकाब करना जरूरी है? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। शौकत जी बताइए, क्या जो जनरल साहब ने डिस्क्रिप्शन दिया वो शब्दशः ठीक नहीं था? क्या सबसे ज्यादा बवाल आपके टाइम पर नहीं हुआ? और अब देखिए, आप कहते थे कि भारत का झंडा उठाने वाला अगर 370 और 35 से हटा दिया तो कोई नहीं मिलेगा। आज वही भारत का झंडा श्रीनगर में हर जगह लहरा रहा है। खाली आप लोग धमकी देते थे। नहीं, मेरा ये कहना है, जनरल साहब शायद मुझे लगता है कि 1989 से लेके 96 तक और 1996 से लेके 2002 तक का पीरियड जो है उसको शायद भूल गए हैं, इंटेंशनली भूल गए हैं, या इनको वैसे ही याद नहीं रहा है, जिसमें हमारी जो फौजें थी वो बारकू में थी, और जो लाल चौक है कश्मीर का, वहां पर भी कोई हिम्मत नहीं करता था बाहर आने की। वो पीरियड हम भूल चुके हैं, और महबूबा मुफ्ती का पीरियड जो है वो बख्शी साहब को याद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तिरंगा झंडा जो है वो हमारा प्राइड है, हमारी शान है, जिसको 1947 से लेके आज तक शान के साथ लहराया जाता है। लेकिन जनरल बख्शी साहब को मैं याद करवाना चाहता हूं
कि उस दौर में भी वो झंडा जो है वो हर नेशनल फेस्टिवल पर जो है वो चढ़ता था, जब भी जरूरत होती थी, जब भी उसके लिए वक्त मुकर्रा है उसको फहराया जरूरत जाता है। क्या, जरूरत लेकिन क्या आज आप भाई, क्या करते हर हैं? वक्त क्यों नहीं फहराएगा? आज आपने उसका अपमान आप किया इसी है। देश के निवासी, आप इसी आप देश का झंडे- खाते हैं। शौकत जी हर वक्त नहीं। क्यों नहीं लहराएगा? आप इसी देश के नहीं, निवासी, मैं- आप इसी देश का खाते हैं। नहीं क्या आप चौरसिया जिस साहब, थाली में मेरी खाते बात हैं उसी में complete हो छेद जाए। करना चाहते हैं? चौरसिया साहब मेरी बात कंप्लीट हो जाए ना, फिर आप मुझे कहेंगे जो कहना है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त की सरकार ने, खास करके बीजेपी ने जो है वो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसका अपमान किया है। अपमान इस तरीके से किया है कि आज आप देखते हैं कि वो हर छत पर, हर गली में जो है वो लटकाया हुआ और वहां से वो गिरता है, लोगों के पांव में आता है। उसका जो अपमान अरे किया साहब है, वो बीजेपी ने सेलिब्रेशन किया है भारतीय नेशनलिज्म सरकार ने की, किया है। शान से उसका- फहराते हैं उसका- लोग, उसका टाइम घरों पीरियड में फिक्स फैलाने है। की उसको छूट है। 26 जनवरी को लहराया जाता है। ये 15 डिबेट अगस्त को बहुत ही लहराया अलग जाता दिशा है। में जा रहा है। और यहाँ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर जो है वो हर वक्त जो है वो नहीं शौकत, आप तो कह रहे थे कि टिक्कू भारत जी, का झंडा उठाने वाला आप कुछ नहीं और- बचेगा। आती टिक्कू जी, इसको भी आप लेकिन जो criticize साजिश करना है उसके चाहें, बारे में तो आप हम क्या क्या कर कहेंगी? सकते हैं? उसके बाद मैं विशाल बघेल के पास जाता हूं जबलपुर। साजिश पर क्यों खामोश हो जाते हैं? चाहे वकार भट्टी से मैंने साजिश पर सवाल नहीं पूछा, मैं जानना चाहता हूं ये आस्तीन के साथ है कौन? देखिए दीपक जी, जब 370 हटाया गया उसके बाद मैंने एक बार ये भी कहा कि अब जो कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर के अंदर नहीं, कश्मीर के बाहर लड़ा जाएगा। ये जो कश्मीरी मुस्लिम डायस्पोरा बैठा है लंदन में, अमेरिका में, यूरोप के बड़े बड़े शहरों में जो बैठा है, वो कश्मीरी मुसलमानों को, जो गरीब है, जिन लोगों के घरों में कुछ नहीं है, उनके बच्चों को भड़का रहे हैं ताकि वो सड़कों पे आए। बेशक इनके अपने बच्चे हार्वर्ड में हैं, ऑक्सफोर्ड में हैं, खुद ये लोग आराम से बैठे हैं, पूरी दुनिया में, और इन लोगों ने खूब पैसा बनाया है कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदुओं के खून पर। और ये लोग वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान इनको कह रहा है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि एक तरफ जब कश्मीर के जो जवान हैं, गरीब जवान हैं, ये बाहर निकलेंगे, आतंकवाद का साथ देंगे और स्टोन पेल्टिंग करेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान इन सर्दियों में इंडिया पे, भारत पे हमला करेगा। तो ये साजिश रची जा रही है और ये लोग जो इसको बिल्कुल अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, वो ये नहीं आपको कहेंगे कि कश्मीरी मुस्लिम डायस्पोरा इसके पीछे कितनी मैं कहूँगी बहुत टाइम से, बहुत अरसे से इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री को बना के रखा है, और वो लोग ही है जो इसके बेनिफिशरीज है। और कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियन, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री के बेनिफिशरीज है। ठीक है, मैं सीधा सवाल पूछता हूं वकार भट्टी से, पहले आप जवाब दीजिएगा, माजिद हैदरी आप जवाब दीजिएगा उसके बाद, कि हम कश्मीरी डायस्पोरा की इस पाकिस्तान परस्त नीति की कड़ी आलोचना करते हैं। कहिए वकार भट्टी जी और कहिए माजिद हैदरी जी। जी, मैं बिल्कुल आप जो कहना चाहते हैं मैं उससे 2 कदम आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ। जो भी कश्मीर में खून खराबा कर, अभी जो 5 दिन पहले हुआ हैदरपुरा इनकाउंटर, मैं कहता हूं कि दीपक जी, जीडी बख्शी साहब और मैडम यहाँ कश्मीरी पंडित बैठी हैं, नाम भूल गया मैं, आप सब पहले मजम्मत कीजिए और उन तमाम लोगों को, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे सेना के लोग हों, उनको सजा दिलवाने के लिए हमारे साथ जस्टिस की मांग कीजिए, डॉक्टर मुदस्सर के लिए और अल्ताफ साहब के लिए, और उस इंसान की डेड बॉडी वापस दीजिए जिसके बाप को सेना मेडल मिला था, जो रामबन का एक बच्चा है जिसका नाम आमिर है, जिसके बाप को सेना मेडल दिया था आप लोगों ने। मेरे ख्याल से वकार भट्टी इस पर हम बहस कर चुके हैं और सरकार इस पर इंक्वायरी भी ऑर्डर कर चुकी है, और इस पर बकायदा 15 दिन के अंदर ऑर्डर भी हो जाएगा और जस्टिस भी हो जाएगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। आप आलोचना करिए इन कश्मीरी डायस्पोरा वालों की जो आतंक फैलाने की बात कर रहे हैं, आप बोलिए। आतंक कोई भी फैलाए, आप बोलिए कि ये पाकिस्तान परस्त हैं, गलत लोग हैं, कश्मीर की आबो हवा के खिलाफ हैं। नाम लीजिए कश्मीरी डायस्पोरा का। सुनिए ना, सुनिए। मेरे लिए जम्मू कश्मीर का जो दुश्मन है
जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा करेगा, जो हत्तों को गोली मारेगा, जो डॉक्टर मुदस्सिर जैसे लोगों को गोली मारेगा, या जो कश्मीरी पंडित हमारे मारे गए, या सिख बहन मारी गई, या फयाज साहब मारे गए, जितने भी कश्मीरी हत्ते मारे गए, जो भी उनका कत्ल करता है, मेरे लिए वो लोग आतंकवादी हैं। और जो कश्मीरी पंडित मारे गए उनके बारे में आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? और जो कश्मीरी पंडित मारे गए, जो टीचर मारी गई, जो 2 टीचर मारे गए, जो रेहड़ी वाला बिहारी मारा गया, उसके लिए आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? बताइए। दीपक जी, आपको सुनाई कम दिया। मैंने बोला ना कश्मीरी पंडित मारे गए, सिख बहन मारी गई, मुसलमान मारे गए, मैंने बोला है, लेकिन आपको सुनाई कम देता है। मुझे लगता है जब हम अच्छी बात करते हैं आप सुनते नहीं है। आप ये बता दीजिए किन्होंने मारा? ये उनको बिल्कुल सवाल नहीं पूछेंगे जिन्होंने मारा। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ किसने मारा, मार रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ किसने मारा, किसने मारा बोल रहा। मैडम जी जवाब दे रहा हूँ किसने मारा, बिल्कुल जवाब दूंगा। कश्मीरी पंडितों को किसने मारा, मुसलमानों को किसने मारा, सिखों को किसने मारा है आपके सिस्टम ने, आपकी सरकारों ने जो रूल करती हैं। मैं क्यों पूछ रहा जाके इमरान खान से? भाई इमरान खान थोड़ी इधर हुकूमत चला रहा है, ISI का कोई चीफ थोड़ी हुकूमत चला रही है। हाँ, मैं सवाल पूछूंगा। आपके भाई बंदूक को पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं श्रीनगर में। एक जमाना था जब पाकिस्तानी झंडा और आईसिस का झंडा लहराया जाता था, तब वकार भट्टी जैसे लोग यासीन मलिक को पूछा आपने? यासीन मलिक को पूछा? यासीन मलिक को आपने पूछा है कभी? सईद अली शाह गिलानी को कभी पूछा? कभी आपने इन सारे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो बड़े बड़े लीडर्स बने थे उनको पूछा आपने? सैयद अली शाह को पूछने के लिए कब्र में जाना पड़ेगा। आपको मजाक सूझ रहा है? इतनी सीरियस बात पे आपका नाम किस लिए ले रहे हैं? आपको गिलानी साहब के औकात के नहीं है। गिलानी साहब एक मास लीडर है कश्मीर के, वो हमारे रैपर थे, वो हमारे अनाज खाने वाले थे, वो आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है। आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की किसी भी आप अमेरिका में बैठ के यहाँ मुझे लेक्चर नहीं दे सकती हैं। मैं कश्मीर में फाइट कर रहा हूँ। भैया वो हिंदुस्तान की धरती पर बैठी हुई है, वकार भट्टी जी, और श्रीनगर में भी जाकर फाइट करती है। वो हिंदुस्तान की धरती पर बैठी हुई है और दिल्ली में बैठी हुई है, मैं आपको बता दूं। और अभी कश्मीर से होकर होती है, इसलिए काम करते हैं। इसलिए बेसिर की बातें ना करें, लॉजिकल बात करें। आपको सिस्टम चिकन वाला लग रहा है, लेकिन ये सिस्टम पिछले 20 साल से लिखती आ रही हूँ, बोलती आ रही हूँ। आपने क्या किया? आप लिखते मुसलमानों के खिलाफ ही लिखते होंगे, कश्मीर को बदनाम करते होंगे और कुछ नहीं करते होंगे आप लोग। कश्मीर में खाली मुसलमान ही रहता है क्या? बताइए ना, कश्मीर में मुसलमान ही रहता है क्या? आप जम्मू कश्मीर की रियासत का बदनाम करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की रियासत को बदनाम करते हैं, आप जम्मू कश्मीर की रियासत का बदनाम करते हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए। चंद जो कश्मीरी पंडित है ना लखनपुर के उस पार, इनको मानता नहीं है कश्मीरी पंडित। जो कश्मीरी पंडित असल है ना जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, वो जम्मू में है, वो कश्मीर वैली में है। चैनल पे बाहर के लोगों को नहीं मानते कश्मीरी पंडित। ये गालियां निकाल रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं को। बिल्कुल दूंगा। ये किस तरह के नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको इसके लिए अलाउ नहीं करूंगा वकार भट्टी। आप किसी को भी गाली नहीं दे सकते जो भारतीय नागरिक है। कश्मीरी हिंदू तो दूर की बात है, आप किसी को गाली नहीं दे सकते। और आप आस्तीन के सांपों की तरह व्यवहार मत कीजिए। सीधे चलता हूं विशाल बघेल के पास, मेरे एक दर्शक जबलपुर से जुड़ गए हैं। विशाल, क्या कहेंगे इस खुलासे पर? नमस्कार दीपक जी। खुलासे जिस भी प्रकार से भी हुए हों या जिसके द्वारा भी हुए हैं, अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और कश्मीर जैसे विषय से जुड़े हुए हैं, तो उसमें सरकार को जल्दी एक्शन लेना चाहिए। और जो भी लोगों ने इन चर्चाओं में हिस्सा लिया है, शामिल हुए हैं, उनको सभी चीजों को संज्ञान में लेते हुए और इनकी जांच पड़ताल करते हुए, अगर ऐसी कोई घटना सर्दियों के समय अंजाम देने वाले हैं लोग, और जो तकनीक का सहारा लेकर के अब नए नए तरीके खोज निकाले हैं इन्होंने अपनी प्लानिंग करने के, उस विषय में सरकार को एक्शन तत्काल करना चाहिए। मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। मेरे साथ सुशील पंडित जी भी जुड़ गए रूट्स इन कश्मीर से। लेकिन सेब और संतरे से कैसे जहर बुझा जाल फैलाया जा रहा है, कैसे गिफ्ट के नाम पर लोगों को मौत की नींद सुलाने की साजिश हो रही है, क्या क्या और कहा जा रहा है इस सीक्रेट चैट के अंदर, जिसमें कश्मीरी डायस्पोरा के लोग हैं, जिसमें कुछ कश्मीर के आस्तीन के सांप शामिल हैं, जिसमें कुछ इंटरनेशनल पाक परस्त लोग शामिल हैं। जल्दी से देखिए। असल असल चूंट यमन साजिद सबस दिन या यम चूंट पीटा या साहब तरफ यह चूंट पीटा या संगतर माल्टा संगतर सह असल संगतर आसान। अगर वनकस हेंद वेंदस मज अंदर कन इंजेक्शन ठुकान। अहन यार तुम समझदार लड़के यार।
ठीक है, इनके नामों का भी खुलासा करेंगे। सुशील पंडित जी भी जुड़ गए हैं। सुशील पंडित जी, वकार भट्टी कह रहे थे, कहते कहते वो ये कह गए कि भाई कश्मीर में जो कुछ हालात हैं उसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। अब सवाल ये है, ये लोग क्या कर रहे हैं वहां इतने सालों से, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहती है, और जिसके लिए लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कश्मीरी डायस्पोरा वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये इन लोगों को तो हम डॉलर और पौंड देते थे। क्या आपको लगता है कि कश्मीर की हालत के लिए वकार भट्टी जो कह रहे हैं सिस्टम जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है या वहां की पॉलिटिकल पार्टीज या वहां के सेपरेटिस्ट लोग? दीपक जी धन्यवाद। मैं क्षमा चाहूँगा, आपके शो में थोड़ा देर से आ रहा हूँ, लेकिन इस विषय से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। पिछले 2 दिनों से यह विषय चल रहा है। कश्मीर में अब केवल बंदूक और ग्रेनेड थामे हुए लोग ही आतंकवादी नहीं हैं। अब सेब को भी हथियार बनाया जा रहा है, फलों को हथियार बनाया जा रहा है। वहां पर जो सामाजिक सौहार्द के चलते आप पीले चावल किसी को खिलाते हैं, जिसको हम कश्मीरी में तहरी कहते हैं, उसको हथियार बनाया जा रहा है। आप जिस चीज पर विश्वास करते, जिस चीज के ऊपर आप अपना पूरा रिश्ता निभाते हैं, उसको हथियार बनाया जा रहा है मारने के लिए। आप समझ सकते हैं कि सैनिकीकरण हो रहा है वहां की आम समाज का। जिनके पास हथियार नहीं है उनको इस तरह के हथियार चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किस स्तर पर यह घृणा और जहर बोया जा रहा है, आप इसको बातचीत से समझ सकते हैं। रही बात कश्मीरियों को बदनाम करने की, तो जो आपके पैनल पर आकर जिहाद की पैरवी करने वाले लोग हैं, उस काम के लिए वही काफी हैं। आप इनको समय दीजिए मुंह खोलने का, हमको कहने की कुछ जरूरत नहीं है। देश समझ जाता है कि कहां खड़े हैं ये लोग और जिनकी ये लोग पैरवी करते हैं। बल्कि मेरा आधा समय भी इन्हीं को दीजिए। ये जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ज्यादा एक्सपोज होते हैं। कश्मीर में जो इस समय हिंसा का दौर चल रहा है और जो जिहादी सोच दिमाग पर एक फितूर की तरह हावी है, एक सनक की तरह हावी है, ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि इनके ऊपर आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। ये जब जब जुबान चलाते हैं, ये खुद को इंप्लीकेट करते हैं। तो कश्मीर में इस वक्त यह घृणा, यह जहर और गहरे उतारने की कोशिश हो रही है और इसमें एक्सपोज भी हो रहे हैं कि किस तरह वहां की मेन स्ट्रीम पार्टीज को डॉलर की रिश्वत दे करके नामी आतंकियों को छुड़ाया जाता रहा है। इस बातचीत में वो भी कबूल किया गया है। इस बातचीत में यह भी कबूल किया गया है कि जिस बंकर पर आप मीठी मीठी बात करने जाते हैं, वहां के सैनिक को कैसे मारा जाए जहर देकर। इसलिए खबरदार रहना पड़ेगा हमारे भाइयों और बेटों को जो देश की और कश्मीर की हिफाजत करने के लिए वहां तैनात हैं। वो माजिद हैदरी जी, क्या आप सेबों में जहर मिलाकर दिया जाएगा लोगों को? सचेत रहें, सचेत रहें। अब क्या सेबों में जहर मिला के दिया जाएगा? ये आपकी कश्मीरियत बची है? ये कुछ आस्तीन के सांप करेंगे? आप सोचिए, देखिए दीपक भाई, मैं पिछले बाजार में कश्मीरी सेब की क्या हालत होगी, आप ये सोचिए। देखिए दीपक भाई, मैं पिछले आधे घंटे से किसी के बीच में नहीं बोला, कृपया करके मुझे भी आधा मिनट दे दीजिए। देखिए, आतंक और राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्रवादियों की सुरक्षा एक ऐसा सीरियस विषय है जिसपे हम एकजुट होने चाहिए। इसमें दीपक चौरसिया अलग और माजिद हैदरी अलग और आरती तिक्कू अलग नहीं, हम सब एकजुट होकर देश की सुरक्षा के लिए आतंक के खिलाफ खड़े होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक ये जो ऑडियो कन्वर्सेशन है, जो ट्विटर स्पेस की आपने बात की, जिसमें संतरे का, सेब का और तरबूज का मामला डिस्कस किया जा रहा है, इससे दो बातें निकलती हैं। या तो ये किसी फ्रेश जूस शॉप की स्पेस थी जहां पर के गलती से आरती जी मिस इंटरप्रेट कर रही है कि सेब और संतरा ये हथियार होते हैं। या तो दूसरी चीज है कि संतरा इस देश में कहाँ का मशहूर है। दुनिया जानती है नागपुर का संतरा मशहूर है और नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है। माल्टा शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, मैं कोई कॉमेडी या कॉमेडी शो नहीं चला रहा हूँ, माफ कीजिएगा माजिद हैदरी, और एक सीरियस कन्वर्सेशन है।
आप कहीं का रीट कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमति का कुनबा मत जोड़िए। आरती टिक्कू बैठी है, इस चैट को वैलिडेट कर देंगी और माल्टे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और जो बातचीत हो रही है वो कश्मीरी के अंदर है। मुझे नहीं पता वो कौन सी लैंग्वेज है, आरती बताएंगी। आरती बताइए, ये चैट की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि और कुछ कहने के लिए है नहीं, वरना कवर फायर ISI और पाकिस्तान को कैसे देंगे, कैसे देंगे आपका कवर फायर और ISI और बताइए पाकिस्तान को, अगर आप इस तरह की उलझुल बातें नहीं बोलेंगे। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आरती बताइए। नहीं क्या दीपक जी, एक्चुअली इस कॉन्वर्सेशन की खिचड़ी होगी। जानता है देश मालेगांव ब्लास्ट कैसे हुआ था, कौन उसमें मुलविस थे, कहां से दीपक जी इस कॉन्वर्सेशन, ये जो कश्मीरी में दुनिया जानती है। आपके आधे मिनट हो गए माजिद हैदरी जी, रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, रुक जाइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, सीधे आरती के पास चलते हैं। दीपक जी देखिए, अगर इन्होंने कॉन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुनी होती और अगर इनको कश्मीरी आती है, मेरे ख्याल से आती है इनको कश्मीरी लैंग्वेज, तो इनको समझ आ गया होगा कि उन्होंने ये कहा उस कॉन्वर्सेशन में कि हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी मुसलमान और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वो बिल्कुल उनको बहुत पसंद है जब उनको कोई प्यार से उनके साथ बात करे। अगर इनको जरा भी समझ, कॉमन सेंस हो, इन्होंने ध्यान से सुना हो कि वो लोग कह क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय लोग, राष्ट्रवादी मुसलमान और जो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस है वो प्यार के भूखे हैं, वो इन चीजों से बिल्कुल पिघल जाते हैं। जरा सा उनको प्यार दिखाइए तो वो पिघल जाएंगे। और ये कोई अलग बात नहीं है, ये इंडियन कैरेक्टर है, ये हमारी इंडियन फिलॉसफी है कि हमारे साथ जो प्यार से बात करेगा हम उनके ही हो जाते हैं। तो ये इन लोग तो माजिद हैदरी उनको क्यों इतनी शय दे रहे हैं, क्यों उनकी पैरवी कर रहे हैं आज, तो मुझे तो बहुत हैरानी है कि ये उनको बेसिक कश्मीरी लैंग्वेज इनको समझ नहीं आ रही। इनको कश्मीरी लैंग्वेज की ना तो समझ आ रही है, ना इंटरप्रिटेशन कर पा रही है, ना ट्रांसलेशन। वो संतरा बोल रहे थे, वो नागपुर बोल रहे थे, कॉमन सेंस हो तो वो ये समझ पाएंगे कि उन्होंने कहा कि भारतीय लोग बिल्कुल सीधे लोग हैं। चिल्लाइए, आरती की बात सुन लीजिए, आपको मैं आपका मौका दूंगा। नागपुर मत चिल्लाइए, नागपुर में कश्मीरी भाषा नहीं बोली जाती है, माफ कीजिएगा। आरती कंक्लूड करिए आप। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। भारतीय राष्ट्रवादी लोग, हमारी जो फौज है वो प्यार के भूखे है और ये सबको पता है। और कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी जिसका बहुत बड़ा पूरे विश्व में बात होती है, चर्चा होती है कि कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं, वो भी सबको पता है। तो उसको औजार बनाना, जैसे कि सुशील जी ने कहा, उसको वेपन ऑफ वॉर बनाना, कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी को इन्होंने वेपन ऑफ वॉर बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 30 साल से इन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। कई सारे लोग कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में राष्ट्र के जो इंटरेस्ट है और नेशनल सिक्योरिटी जो है वो भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है ब्राइट किए गए पिछले 30 सालों में, बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पूरे देश में कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी से पिघल जाने वाले लोग, कई सारे गोश्ताबे खिलाए गए। एक सवाल सुनेंगी हमारा? बिल्कुल, बड़े सारे एक सवाल पूछ लूं आपसे? बड़े सारे लोगों को वाजवान खिलाए गए और बड़े सारे लोगों को जो कहते हैं कि वाजवान को छोड़िए, मैं कह रहा हूं एक सवाल ये समझाया गया कि कश्मीरी आजादी का नाम लीजिए, कश्मीर में पाकिस्तान का नाम लीजिए। मैडम मैं ये कह रहा हूं, अभी की बात नहीं, पिछले 30 साल से स्ट्रैटेजी चलाई जा रही है। थोड़ा सा रुकेंगी तो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। माजिद आप थोड़ा सा जी, आपको मैं पूछ रही हूँ कि आपको कश्मीरी लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है? अगर आपको आती है तो प्लीज कॉमन सेंस यूज करके, मुझे लगता नहीं है कि आपको आती है, मुझे लगता है आप कश्मीरी भूल गए हैं।
मैं नहीं मैडम, चुकाऊंगी, आप- क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है कि आप मुझे हैरानी हो रही है कि आप उनका पक्ष ले रहे हैं। आपने शुरुआत तो सही की कि आपको मेरे साथ, आपको मेरी साइड पे होना चाहिए था आज। ये जो कन्वर्सेशन आपके पास है, इसको अभी तक आपने किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को फॉरवर्ड किया है, या सिर्फ चैनल पर आके ये आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पब्लिसिटी लेना चाहती है? ये देश की सिक्योरिटी का मामला है। बहुत आप ज्ञानी, आप बहुत ज्ञानी हैं। आपको लग रहा है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूं और बिल्कुल मैंने ये पुलिस को ये सारी रिकॉर्डिंग भेजी है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तरह ही हैं लोग सभी? मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैंने पुलिस को, आप इन्वेस्टिगेशन क्या, मैं ट्विटर स्पेस में, मैं ट्विटर स्पेस में हूँ। आप मुझे ज्ञान कहाँ सिखाएंगे? आप मुझे सिखाएंगे क्या? आप कहाँ के इन्वेस्टिगेटर है? आप इन्वेस्टिगेटर है क्या? आप सीबीआई है, आप सीआईडी है, आप पुलिस है? नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। आप कौन है? आप कौन है? आप सीआईडी है क्या? आप सीबीआई है क्या? इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर है क्या? जिस दिन इसकी, अगर आप इन्वेस्टिगेटर है तो मुझे बता दीजिए। अरे जो आपके कश्मीर में, आप इन्वेस्टिगेटर है क्या? आप बता दीजिए। आप जो आपके कश्मीर में, जो आपके कश्मीर में आग लगाने की कह रहा है शौकत, जो आपके कश्मीर में आग लगाने की कह रहा है, उसको आप कवर फायर दे रहे हैं, उसको आप बचा रहे हैं, ये कह के कि इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। जो आपके घर में आग लगाने की सोच रहा है, सुशील भाई ये क्या सोच है बताइए? जो इनके घर में आग लगाना चाहता है उसको कवर फायर दे रहे हैं। और यही सवाल मेरा फिर जनरल बख्शी से होगा। सुशील भाई, जिस तरीके से मैडम ने किया, इस तरीके से कोई भी कल को उठ के आ जाएगा और जम्मू कश्मीर को बदनाम करेगा। दीपक जी, इनके दोहरे मापदंड यहाँ साफ दिख जाते हैं। इनका दोगलापन गलत हो रहा होगा, किसी सोशल वेबसाइट पर गलत हो रहा होगा, तो मैं भी वही करूंगा जो आरती ने किया है। सुशील भाई, फिर जनरल बख्शी के पास जाऊंगा। ये तुक नहीं चलती है। बिल्कुल, हाँ दीपक जी, इनका दोगलापन, इनके दोहरे मापदंड तब साफ सामने आ जाते हैं जब ये हैदरपुरा एनकाउंटर में तो क्लीन चिट दे देते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन के, कि जो मारे गए थे वो बेचारे निर्दोष थे, वहां इन्वेस्टिगेशन की इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बातचीत का टेप सामने आया है जिसमें आवाजें हैं, पूरी की पूरी भाषा है, उसके अंदर तो ये कह रहे हैं कि साहब पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद अपनी राय व्यक्त कीजिए। ये दो दोहरे मापदंड हैं। क्यों महबूबा मुफ्ती चली आई है? क्यों आई है महबूबा मुफ्ती? कैसे उमर अब्दुल्ला बैठ गया धरने पर? सामने आना चाहिए, कैसे सामने आना चाहिए। आपने उनको, आपने स्टेटमेंट दिए कि वो निर्दोष थे, आपने स्टेटमेंट दिया कि वो निर्दोष थे। आपकी स्टेटमेंट पार्टी की देखिए, दुनिया के सामने अपनी महबूबा मुफ्ती के बयान देखिए, उनके बयानों में वो कह रही है कि निर्दोष थे। नहीं, आपकी महबूबा मुफ्ती बयान देके कहती है कि वो निर्दोष थे। आपने इन्वेस्टिगेशन की इंतजार की? मुफ्ती ने झूठ मत बोलिए। आपने इन्वेस्टिगेशन की इंतजार की जब महबूबा मुफ्ती ने कहा वो निर्दोष थे? महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है जुडिशियल, उन्होंने बोला है कि वो निर्दोष थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बोला है वो निर्दोष थे, वो मासूम शहरी थे। खुद ने बोला उस दिन मेरे छोटे भाई निर्दोष आप झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों धरने पर बैठी हैं? आपने खुद ने बोला है वो निर्दोष थे, आपने खुद ने। और ये वकार भट्टी बैठे हुए उन्होंने बोला वो निर्दोष थे, मेरे शो में बोला हुआ है। मैं बोलता हूं निर्दोष थे। मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे समझ नहीं आता ये पाकिस्तान परस्त लोगों को कवर फायर क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? ये तीन लोग जो बैठे हुए हैं, माजिद हैदरी, वकार भट्टी और शौकत अली जैसे लोग, क्यों कवर फायर देते हैं? मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जुडिशियल, वहां पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो दीपक जी, कश्मीर को बदनाम करने के लिए ये तीन लोग काफी हैं, इसके लिए और किसी की जरूरत नहीं है। ये सुशील पंडित इनका दोगलापन, सबकी पाकिस्तान परस्ती और जिहाद की पैरवी काफी है कश्मीर को बदनाम करने के लिए। सब निर्दोष है, सब निर्दोष है। आम नागरिकों को मार दिया गया है, किसी ने इन्वेस्टिगेशन का इंतजार नहीं किया। और जो कश्मीर में आग लगा रहे हैं उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहते हैं? बताइए आप मुझे, बताइए आप मुझे, नहीं बताइए आप मुझे। वो आम लोग थे, जो आपके घर में आग लगाना चाहता है उसको शौकत अली बचाना चाहते हैं। वो तो आम ही होते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो आपको डॉलर और पौंड देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको डॉलर और पौंड देते हैं। इस बातचीत में वो भी है। आम सिविलियन को सिविलियन ही कहा जाता है। वो पता नहीं, इंटरप्रिटेशन दूसरी आप
उसमें जो है वो लगा आप कोई भी इंटरप्रिटेशन जोड़ लीजिए, आप क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या फर्क पड़ता है? आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप कोई अमन वमन कश्मीर में नहीं चाहते, आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, आप लोग पाकिस्तान की साइड लेना चाहते हैं और वहां पर आतंक की फैक्ट्री बनाए रखना चाहते हैं। मुझे कम से कम आज ऐसा ही लग रहा है। दिनेश शर्मा गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कहेंगे इस बहस के बारे में? चौरसिया जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में शामिल करने के लिए। ये जितने भी भट्टी जी जैसे या ये शौकत मियां जैसे जो ये एक थिंक टैंक है, ये साइलेंट एक आतंकवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं और इसमें एक्सपोज हो चुके नहीं है, एक्सपोज तो ऑलरेडी हैं सब लोग। अभी पीछे पाकिस्तान जब भारत से जीता था तो पाकिस्तान जो भारत में पाकिस्तानी गुर्गे बैठे हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उन्होंने आतिशबाजी के माध्यम से। और ये जो वाया सिंगापुर आतंकवाद जो आ रहा है भारत के अंदर, ये सब इन लोगों की जैसी विचारधारा के माध्यम से आ रहा है। ये पाकिस्तान के चमचे हैं, ये इनको डिबेट में शामिल करके हम इनको और एक्सपोज करते हैं, इनकी विचारधारा को हम बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये सीधे सीधे आरती जी बैठी हैं, उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं ये लोग। हम जनरल साहब बैठे हैं, उनको उनके साथ बदतमीजी से बात, भारत की सेना के ऊपर। ठीक है, सीधे जनरल साहब के पास चलता हूं। जनरल साहब, इन पाकिस्तान परस्तों को ये तमाम तीनों लोग जो बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि कश्मीर में आग नहीं लगनी चाहिए, वो कवर फायर दे रहे हैं। जो लोग कश्मीर में आग लगाना चाहते हैं उन्हें ही कवर फायर दे रहे हैं। देखिए साहब, ये तो बहुत देर से ये दुकान चला रहे हैं गिलानी की, ये फ्रंट वर्कर्स हैं, ये OGWs का काम कर रहे हैं और जो भी कश्मीर में गफलत करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भड़काने की, बचाने की, उनको कवर फायर देने की इनकी साजिश शुरू से रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती खुद कह रही थी कि कोई कश्मीर में भारत के झंडे को कंधा देने नहीं आगे आएगा, अर्थी निकलेगी भारत की, खून की नदियां बहेंगी। क्या हुआ है? उल्टा आज वहाँ सुकून, चैन, शांति है, प्रोग्रेस वहाँ पे हो रही है, भारतीय झंडा वहाँ पे फहरा रहा है, तिरंगा गली गली दरवाजे से डल लेक के चारों तरफ वो तिरंगा झंडा बड़े शान से फहरा रहा है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में वहाँ प्रोग्रेस होगी, वहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो उनको गन्स के साथ भेजना चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस कर सकें। जैसे हमने किश्तवाड़ के इलाके में सेल्फ डिफेंस कमेटी, विलेज डिफेंस कमेटीज लगाई थी और उन्होंने बहुत साथ दिया था फौज का और वहाँ से आतंकवाद को उखाड़ने का काम किया था। वो सारा उल्टी सुई घुमाने की कोशिश करी थी इन मोहतरमा ने और बिल्कुल असफल रही। खून और की नदियों के नाले शाले ये बहा रही थी, खून नदियों के नाले ये बहा रही थी। कहाँ है खून की नदियाँ? और ये इसको सिवाय दांत दिखाने के इसको और कोई काम नहीं है। वाहियात और बेशरम आदमी, बिका हुआ। अगली टिकट ले और पाकिस्तान जा, इतना ही तेरे को वहाँ का शौक है पाकिस्तान की पाकिस्तान परस्ती करने का। टिकट ले, आगे बढ़, दफा हो हमारे यहाँ से, हमारे मुल्क से। ये कॉमेडी शो करने आ जाता है हर बारी। बड़ी मूछें रखने से थोड़ा दिल भी बड़ा कर दिया करे। कुछ नहीं है, तो गोले भेजिए, AK-47 भेजिए, पिस्टल भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कश्मीरियों को, ठीक है ना। मेरे पास गद्दारों के लिए दिल में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान परस्तों के लिए जिस खाली थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कोई जगह नहीं है। संघियों की कोई जगह नहीं है। आप जैसे संजीदगी की जगह जरूरत है जम्मू कश्मीर में। हंस क्यों रहे हैं? आपने कितना कत्ल किया मेरे कश्मीरियों के मैं जानता हूँ। आप पूछिए इस शख्स से, जब भी कोई सीरियस डिस्कशन हो रही होती है ये बैठ के आप एक बुजुर्ग फौजी से तमीज से बात करेंगे। वकार भट्टी जी माफ कीजिएगा, मैं आपको जी बोल रहा हूँ। आप एक बुजुर्ग फौजी से बड़े तमीज से बात करेंगे, आप बिल्कुल तमीज से बात करेंगे। आप अनावश्यक एक राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर मसले पर दांत निकालकर हंसे जा रहे हैं। आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्तों का समर्थन कर रहे हैं और बेशर्मी भी कर रहे हैं शो के अंदर। मुझे तो एंटरटेनमेंट मसाला मिल रहा है। अगर आप कमेडी बनाओगे खुद ही अपनी, अगर आपको
कश्मीर की सुरक्षा एंटरटेनमेंट लगती है तो भगवान जाने आपकी सोच क्या है, तो भगवान जाने, अल्लाह जाने आपकी सोच क्या है। कॉमेडियन तुम ही हो इधर, मुसलमान हो गया भाई, इनको इस शो से बाहर करें, मुसलमान हो गया। ये कॉमेडी अभी रुक जाइए वकार भट्टी, मेरे पास और खुलासे बाकी हैं, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद तीसरा खुलासा कर रहा हूं, 2 दर्शक भी जुड़ेंगे और मैं पूछूंगा वकार भट्टी के बिहेवियर पर मेरे दर्शक क्या सोचते हैं ब्रेक के बाद।